Hello everyone, welcome back to my channel Top Tips for IELTS. Today we will discuss about the top 10 important tips and tricks for reading. It's for all the readings, academic reading, GT reading or the computer based reading IELTS. So if I promised you it will definitely boost your score. If you struck 5.5 or for GD 6.5, it will be definitely increase your score for one band or 1.5 band. So please pay your attention for the next 10 minutes that you can increase your score in reading. So let's get into a video. But before entering my video, I just want to request you to all, please subscribe my channel, hit the bell icon that you can get the notification of the new video, and please like my video if you feel that it is informative for you. So we discuss first point. Firstly, know the questions, right? You know the questions type. जैसे ही आपको बुकलेट मिलती है, you start reading the full passage और आप पूरा पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हो. That's wrong. Firstly, you have to know what is the requirement. What is the requirement of the question? आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी उस क्वेश्चन की मतलब उस पैसेज में क्या आपको ढूंढना है. सो फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस, राइट? अगर आपको पूरे क्वेश्चंस रीड नहीं करने हैं तो दो क्वेश्चंस रीड कर लो. फर्स्टली रीड दम. जैसे मान लो फर्स्ट पैसेज के अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स. तो समटाइम क्या होता है, जिग जैग पैटर्न फॉलो होता है और समटाइम क्या होता है कि आपको कंटिन्यूसली आंसर मिलते जाते हैं. सो यू नेवर नो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन टाइप का आंसर है वो आपको लास्ट पैसेज में मिले, राइट? जो सेकंड क्वेश्चन टाइप का आंसर है वो फर्स्ट में मिले. तो आपके ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन लर्न नहीं होते, ज़्यादा आपके दिमाग में रीड नहीं कर पाते, आप उनको ज़्यादा नहीं समझ पाते, तो 2 क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन टाइप के उठाओ, 2 क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन टाइप के उठाओ और फिर उसको सॉल्व, फिर पैसेज को रीड करना शुरू करो. अगर आप ऐसे रीड करोगे, आई एम डैम श्योर, एक तो आपका टाइम सेव होगा, सेकेंडली आपको क्वेश्चन ईजिली उनके आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे. सो इट्स मैसिव इफेक्ट ऑन योर रीडिंग मॉड्यूल. सो प्लीज़ ट्राई दिस ट्रिक. ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन इज डोंट रीड अगेन एंड अगेन. आप एक ही लाइन को बार बार मत पढ़िए. इससे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आप उसी में स्टक करके रह जाओगे. रीड 1 लाइन ऑन अ 1 टाइम, ठीक है? आप सिर्फ एक मेथड फॉलो करिए, स्किम, स्कैन एंड मूव ऑन. आपको हर लाइन का आंसर पता हो, आपको हर लाइन का मतलब पता हो. रीडिंग में ये पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, स्पेशली जो 12th करके स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता. अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बहुत सारी साइंस वाली चीज़ें नहीं पता होती, बहुत सारे साइंस वाले स्टूडेंट को कॉमर्स इकोनॉमिकली टर्म्स की जो मीनिंग नहीं पता होती. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता हो. जस्ट फॉलोइंग द स्किम, स्कैन एंड मूव ऑन. आप लाइन पढ़ो, लाइन का मतलब समझो, अपने हिसाब से उसको माइंड में रखो एंड आगे लाइन्स पढ़ो. एक ही लाइन पे स्टक हो के नहीं, आपको हर एक लाइन का मतलब नहीं पता होना चाहिए. और ये नहीं कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ ली, उसको बार बार रीड कर लिया, सेकंड उसके बाद उसकी लास्ट लाइन पढ़ ली, लास्ट लाइन को बार बार रीड कर लिया, आपको दोनों में से आंसर मिल जाएगा. बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट टेल दैट रीड द फर्स्ट line and read the second line and the third or final line, last line of the passage, and you can get the answer. This is wrong because जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं आइल्स कर रही थी तो मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया कि बहुत सारे जो आंसर्स होते हैं कई बार मिड ऑफ द पैराग्राफ होते हैं. सो डोंट डू दैट कि एक ही लाइन को बार बार पढ़ते रहो, उसी में आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और लास्ट. जस्ट रीड द फुल पैरा, राइट? उसको स्किम करो एंड आगे मूव ऑन करो. एंड द थर्ड वन इज ऑलवेज रीड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, राइट? हमेशा अपनी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को रीड करो कि वो क्या बोल रहे हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस में. जो आपने आंसर लिखना है उसको विद इन लिमिट्स लिखो, वर्ड की लिमिट्स. जैसे 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 1 वर्ड्स और 1 नंबर, राइट? 1 वर्ड और नंबर. ये हमेशा इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली रीड करो. बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्टूपिड रीज़न क्या होता है आपके बैंड स्कोर कट होने का, यही रीज़न होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करते, आप उसको रीड ही नहीं करते कि कौन सी इंस्ट्रक्शन दी गई है, हमने क्या 1 वर्ड दिया गया तो हम 2 वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को देखो, 1 नंबर
और डाल के वर्ड लिखा है तो आप नंबर और वर्ड दोनों को यूज़ कर सकते हो। मोर देन 3 वर्ड लिखा है तो आप 3 से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर सकते हो। नॉट मोर देन 2 वर्ड लिखे तो आपको 2 ही वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ राइट डाउन स्पेलिंग वेरी केयरफुली। आप क्या करते हो जल्दी जल्दी में, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम कि आप क्या करते हो, स्पेशली जब आप मॉक टेस्ट देखते हो आपको रियलाइज़ हो ही जाता होगा। मॉक टेस्ट पे भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो आपको पता होगा कि जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया तो मॉक टेस्ट पे जितना प्रेशर होता है उसका 15 टाइम ज़्यादा आपका एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो सिंपल आपके माइंड में रहना चाहिए कि मेरे स्पेलिंग सही होने चाहिए, क्योंकि आपको जो पॉइंट मिलेगा वो सही स्पेलिंग्स का मिलेगा, सही आंसर का मिलेगा, सिर्फ आंसर लिखने का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है जो फेस करते हैं हम आंसर्स के अंदर स्पेलिंग के अंदर, वो होती है आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये स्पेलिंग तो मेरे को आता ही है, तो आप वैसे एज इट इज़ अपने तरफ से लिख देते हो। आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, उसको पैसेज के अंदर देखना है, ठीक है। एक बार तो डेफिनेटली चेक करना है कि आपने वो स्पेलिंग सही लिखा है आंसर शीट पे कि नहीं। और जो सेकेंडली टेंस, ठीक है, ग्रामेटिकल भी सही होना चाहिए। वो जैसा पैसेज में लिखा आपको वैसे ही ट्रांसफर करके आना है, अपनी तरफ से उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से स्पेलिंग नहीं लिखने, जो पैसेज के अंदर है आपको वैसे ही एज इट इज स्पेलिंग लिखना है और अपना वैसे ही लिखना है, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो प्रॉपर ठीक हो और आपको एक पॉइंट मिल सके। एंड द नेक्स्ट वन इज जो आपका 5th पॉइंट है वो है you need to clear about the question type true false not given yes no और not given। ये दोनों क्वेश्चन टाइप्स जो है अलग अलग हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है जैसे सिमिलर, और जिन बच्चों को ये लगता भी है कि ये अलग अलग है, बट वो क्या करते हैं yes no नॉट गिवन की जगह ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला आंसर लिखे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको लगता है येस है वो लिख देते हैं ट्रू, तो आपको क्वेश्चन जो है वो येस का येस करने पे ही आंसर मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। अगर आप येस को ट्रू लिखोगे तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि येस नो नॉट गिवन कब होता है और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कब होता है। येस नो और नॉट गिवन जब एक ऑथर अपनी स्टेटमेंट को लिखता है, एक ऑथर अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है, एक ऑथर खुद लिखता है उस चीज़ को, उस पे वो स्पेशली यही चीज़ों पे येस नो और नॉट गिवन आपको आंसर में लिखा होता है कि आप इसमें येस नो नॉट गिवन में आंसर दो। और जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होता है आपको जर्नल थिंग्स के लिए होता है। जर्नल पैसेज में कुछ भी चीज़ें लिखी हैं ट्रू फॉल्स, ये लिखा हुआ पैसेज में या नहीं लिखा हुआ ट्रू फॉल्स, उस चीज़ के लिए होता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों में अच्छे से क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा दोनों में क्या डिफरेंस है, और अपने माइंड में एक बार ज़रूर लिखिए। जब आप येस नो और ट्रू फॉल्स का आंसर शीट पे लिख रहे हैं तो उसको आप एक बार ज़रूर चेक करिए कि ये येस नो ही है और ट्रू फॉल्स ही है, बिकॉज इसके बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में पॉइंट्स कट होते हैं और बाद में उनको रियलाइज़ होता है आफ्टर जब वो एक जो अपनी आंसर शीट सबमिट करवा देते हैं उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ तो येस नो थी, मैंने ट्रू फॉल्स लिख दिया। सो बी केयरफुल विद दिस पॉइंट। एंड द नेक्स्ट 6 वन इज़ आपको प्रैक्टिस जो है ऑफिशियल मटेरियल से करनी है, राइट। आई एम नॉट रिकमेंड द नॉन ऑफिशियल मटेरियल। मैं आपको सिर्फ एक ऑफिशियल मटेरियल ही रिकमेंड करूँगी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो जैसे बोलते हैं कि अगर अपनी आयल्स करनी है तो 1 मंथ इज़ सफिशेंट, 21 डेज और 1 मंथ इज़ सफिशेंट। तो आपको कोई भी इधर उधर का मटेरियल नहीं लेना, आपको सिर्फ ऑफिशियल मटेरियल लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप कैम्ब्रिज उठा लो, ठीक है। 15 जो है इसके सेक्शन आ चुके हैं और एक सेक्शन के अंदर 4 टेस्ट हैं, राइट। तो 60 हो गए और एक टेस्ट के अंदर 3 पैराग्राफ्स है, तो मतलब 180 के अप्रॉक्स आपके पास पैसेज है सॉल्व करने के लिए, जो कि इनफ है। तो आपने सिर्फ कैम्ब्रिज ही सॉल्व करना है, मतलब ऑफिशियल मटेरियल ही सॉल्व करना है। ये ऑफलाइन बच्चों के लिए है जिन्होंने राइटिंग के अंदर, जिन्होंने मतलब रिटन के अंदर लिखना है। और जो कंप्यूटर बेस्ड है उनके लिए भी स्पेशली है कि वो ऑनलाइन टेस्ट सैंपल लगाएं, जैसे आईडीपी की वेबसाइट है, ताकि उनको पता कि कौन सा सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज़ हो रहा है। जब वो लाइक आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चन पड़े होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उनको सॉल्व करें ऑनलाइन जिन लोगों का कंप्यूटर बेस्ड होता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस कि आपको ऑफिशियल जो मटेरियल है, लाइक एक ऑफिशियल मटेरियल की ही प्रैक्टिस करनी है, राइट। आपको अगर अपने वैसे रीडिंग इम्प्रूव करनी है तो यू कैन रीड द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वगैरह वगैरह, जो आपको रीड करना करो। बट इफ़ यू वांट कि आपके आइल्स में स्कोर इंक्रीज हो रीडिंग के अंदर सॉरी, तो आपको ऑफिशियल मेथड ही जो ही चूज़ करना पड़ेगा। एंड जो अपनी 7th वन है, वर्क ऑन योर वीकनेस एक्सटेंसिवली, राइट। आप अपनी वीकनेस को पहले देखो कि आप किस पॉइंट में वीक हो।
फॉर एग्जांपल मैं समरी के अंदर वीक थी जब मैंने मैं आइल्स की प्रिपरेशन करी थी, तो आई एम वीक इन समरी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसके बाद 3-4 पैराग्राफ में समरी निकाली और मैंने कंटिन्यूसली 3-4 दिन कोई और चीज़ को सॉल्व नहीं करा, सिर्फ समरी को ही कंटिन्यूसली सॉल्व करा। सो दैट वाज अ मैसिव प्रैक्टिस, जिसका रिजल्ट मेरे को मिला कि मेरे को आज जो समरी है वो सबसे ईजी लगती है। सो आपका जो भी वीक पॉइंट है उस चीज़ को आप एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करो, एक्सटेंसिवली उस चीज़ पे ही फोकस करो, क्योंकि आपको पता है हर क्वेश्चन टाइप तो एग्जाम में आना ही आना है। तो आप उस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो जिस चीज़ में आप वीक हो। स्ट्रॉन्ग में तो आपका पॉइंट मिल ही जाएगा, बट आपको वीक में भी अपना पॉइंट बनाना है, राइट। जो 8th पॉइंट है, अंडरलाइन एंड जो हाईलाइटर फॉर द मेकर्स, राइट। जो आपको लगता है कि यहाँ पे मार्कर्स से अपना हाईलाइट करो, उसको अंडरलाइन करो, राइट। ये आपकी जो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट नहीं है कि आपको कोई जो है आपको कोई राइट नहीं है उसके ऊपर टिक करने का। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही होता है कि हम टिक नहीं कर सकते बुकलेट के ऊपर, राइट। हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको टिक नहीं करना है, ऐसे साफ साफ रखनी है। तो एग्ज़ाम के अंदर कुछ नहीं है, आप जितना चाहो उसको हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन एक क्वालिटी हाईलाइट करना है। लाइक जिस चीज़ पे आपको लगता है कि आपके आंसर हो सकते हैं, आप रुक रहे हो, राइट, कि इस चीज़ में मेरे को लगता है आंसर हो सकता है, उस चीज़ को हाईलाइट करो, ताकि जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओ, आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑल द क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो रहे हैं, उसको सॉल्व करने के बाद दोबारा उस क्वेश्चन पे आओ, उसका आंसर आपको इजीली मिल जाए, क्योंकि आपने मार्क करा होगा कि इसी में होगा, राइट। और जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं उन पे भी एक स्पेशल हाईलाइटर का ऑप्शन आता है, वो हाईलाइट कर सकते हैं अपने, वहाँ पे ऑप्शन होता है हाईलाइट करने का, वो हाईलाइट कर सकते हो उस पैसेज को, उस लाइन को, जिससे कि वो जब नेक्स्ट टाइम उस पर रिटर्न आए, उस पर दोबारा आए उस पर, तो उनको ईजिली उसमें से आंसर मिल जाए, राइट। जो हमारे पास 8th पॉइंट है, चॉइस योर क्वेश्चन टाइप दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपना उस चूज़ करो वो क्वेश्चन जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पैसेज होता है हमें पता है कि वो बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड वन, जैसा कि पैटर्न रहा है, ठीक है। जो आपको टोटल 60 मिनट मिलते हैं, आप 20-20 डिवाइड करते हो, मतलब 24 पर पैसेज। अगर आप पहला पैसेज 15 मिनट्स में भी सॉल्व करते हो, ठीक है, आप एस्टिमेशन लगा के चलते हो कि मेरे को 15 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपने 13 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व कर दिया, मान लो 16-17 भी लग गए, फिर भी आपको 3-4 मिनट बचते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से अप हो जाएगा कि हाँ यू क्लियर, मतलब कि आपने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी मोर देन 2/3 टाइम बढ़ा है, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑन दैट टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बहुत पैनिक होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं बच्चे, उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे वो घड़ी बैक चलती है, टिक 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 टिक, 60 से कब आपका 50 पे आ गया, 50 मिनट्स पे आ गया, 10 मिनट ऐसे गुजर गए, तो आपका कॉन्फिडेंस होता है लो चला जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो 5.5 आने का एकमात्र रीज़न है, ये भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे गड़बड़ा जाता है। सो मोस्ट सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं इंस्टीट्यूट में तो हमारे 6.5 आ रहे थे रेटिंग में, बट वहाँ पे जाके 5 और 5.5 रहेगी। तो रीज़न ये है आपको नर्वस नहीं होना, चूज़ योर स्ट्रॉन्ग साइड एंड सॉल्व इट फर्स्ट, राइट। एंड जो आपका लास्ट बचा है, डोंट वेस्ट टाइम फॉर वन क्वेश्चन, राइट। एक ही क्वेश्चन के लिए आप बार बार टाइम मत वेस्ट करो। मान लो आप अगर आप सिंगल डिवाइड करो तो एक क्वेश्चन पे आपको 1.25 मिनट आपको स्पेंड करना है, ठीक है। अगर आप 60 मिनट और 40 क्वेश्चन देखो, अगर आपको लग रहा है एक क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट से ज़्यादा उसने टाइम ले लिया, तो आपने सिंपल क्या करना, उसको छोड़ देना, स्किप दैट, मूव ऑन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करना है। तो दिस इज़ अ ट्रिक, यही ट्रिक है आपको, क्योंकि उन्होंने 9 बैंड के लिए भी क्वेश्चन बनाना होता है, उन्होंने 5 बैंड के लिए भी क्वेश्चन बनाना होता है, राइट। आपको 23 क्वेश्चन वो ईजी डालने हैं कि 6 बैंड के लिए, उसके बाद में 7 पे 30 क्वेश्चन चाहिए होंगे तो 7 बैंड आएंगे। तो जैसे जैसे वो लेवल बढ़ता जाता है वैसे क्वेश्चन की टफनेस का लेवल बढ़ता जाता है। अगर आप 9 बैंड वाले क्वेश्चन पे अड़के रहोगे तो आप 6 बैंड वाला भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो फर्स्टली अगर आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, जस्ट स्किप आउट, उसको मूव आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो, एक बार टिक लगा के छोड़ दो, नेक्स्ट उस पर बैक आओ। सो देयर आर सम ट्रिक्स जो आप फॉलो कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, और प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी की है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने माइंड में रखो ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। आपकी जो प्रैक्टिस है एग्ज़ाम के टाइम पे वही काम आती है, ठीक है। आपने कुछ भी कर लो, बट ये कोई ऐसी ट्रिक या ऐसी टिप्स नहीं है कि आपको 1 मिनट में आ जाएगा। दिस इज़ अ थिंग जो आपकी प्रैक्टिस के साथ चलेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।